और आप देख रहे हैं महाबहस। उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी तैयारियों के बीच वार पलटवार भी तेज हो चला है। बीजेपी उपचुनाव की 10 में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और एक सीट सहयोगी आरएलडी को दी गई है। सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर प्रचार अभियान की कमान संभाल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने चाचा भतीजे पर वसूली वाला तंज कसा, तो अखिलेश यादव ने भी शिक्षक भर्ती मामले पर बीजेपी को घेर लिया। राहुल और अखिलेश भी एक बार फिर से पीडीए प्लान के जरिए रण में उतरने की तैयारी में हैं। तो मायावती और चंद्रशेखर दलित वोटों की दावेदारी के साथ सभी सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि 10 सीट पर उपचुनाव काम आएगा बीजेपी का योगी दांव या फिर कारगर होगा अखिलेश का पीडीए प्लान, और मायावती वर्सेस चंद्रशेखर दलितों पर किसका असर होगा। आज इसी पर करेंगे महाबहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। 10 सीट पर उपचुनाव, बीजेपी का योगी दांव। अखिलेश शिवपाल पर प्रहार, योगी का वसूली वार। जब समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहन और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। क्या फिर कारगर होगा अखिलेश का पीडीए प्लान? कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने, और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का, वो कामयाब होंगे। अब उपचुनाव का फ्रंट फिर राहुल अखिलेश संग। ये अच्छी बात है कि हाईकोर्ट के इंटरवेंस की वजह से अब ये भर्तियां फिर से होंगी, और जिसको हक सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए, जो संविधान के माध्यम से, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने लोगों पे डंडे और लाठियां बरसाई गई, तो ये सभी उन सभी की जीत है और ये पूरे प्रदेश की भी जीत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी है। अब मायावती वर्सेस चंद्रशेखर, दलितों पर किसका असर? चर्चा के लिए गेस्ट पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ। समीर सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अभिमन्यु त्यागी जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्रजेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार, राजेश पासवान दलित चिंतक हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत समीर जी आपसे करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा और कितना ज्वलंत मुद्दा रहा है इस एग्जाम के होने और उसके बाद आंदोलन से लेकर कोर्ट तक का सफर, और आज भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा, लेकिन फिर से एक बार उठ खड़ा हुआ और पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भर्ती आती थी तो चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी और 2017 से लेके योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 17 से लेके अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी रही हो, संविदा पर रही हो। 6.5 लाख सरकारी नौकरी और 3,75,000 संविदा के और 2 करोड़ एमएसएमई के माध्यम से निजी क्षेत्र में हमने रोजगार देने का काम किया है। आज डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और ओबीसी, एससी और एसटी के उत्थान और विकास के लिए ये सरकार निरंतर काम कर रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं इसको लेके। लेकिन समीर जी जिस मौके पर या जिस टाइमिंग पर हाईकोर्ट का ये फैसला है, एक सेकंड समीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जिस टाइमिंग में ये हाईकोर्ट का फैसला आया है, आप देख रहे हैं कि विपक्ष पहले से ही पीडीए को लेकर चल रहा है और लोकसभा चुनाव में उसे फायदा भी हुआ। अब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है, वो अभी भी पीडीए के ट्रैक पे हैं। अब इस भर्ती का रद्द हो जाना और लगातार ये आरोप पूर्व से सरकार पर लगाती रही है विपक्षी पार्टी की, ओबीसी का आरक्षण जो है वो जनरल कैटेगरी को दिया गया,
तो आपको लग रहा है कि एक बार फिर से जो बेरोजगारी, नौजवानों का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, इस पर बातचीत के लिए, इसको उठाने के लिए विपक्ष को एक टाइमिंग मिल गया है? नहीं, देखिए, इस पर विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं आता, इस नाते कि हमारी सरकार ने 6.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं पारदर्शी तरीके से, और फिर हम 60,000 पुलिस की भर्ती भी करने जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि 69,000 की जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसको लेके कुछ विद्यार्थी हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट की डबल बेंच का फैसला आया है। शिक्षा मंत्रालय, हमारा शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का आकलन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसका आकलन करेंगे और निश्चित रूप से इसका कोई ठोस हल हम निकालेंगे। किसी भी युवा, किसी भी विद्यार्थी, किसी भी शिक्षक को कोई कठिनाई नहीं आएगी, ये मैं भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, अशोक यादव, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, एक करके आगे बढ़ते हैं क्योंकि बात खूब करनी है, चर्चा करनी है, उपचुनाव पर भी करनी है, लेकिन उससे पहले शिक्षक भर्ती जो बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है। अशोक यादव जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही भर्तियां आती थी चाचा भतीजा वसूली पर निकल पड़ते थे, तो अब आप लोग क्या ट्रांसपेरेंट भर्तियों की मांग करेंगे या आप लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे? ये तंज है सीधे तौर पर आप लोगों पर। मुख्यमंत्री, देखिए, मुख्यमंत्री जी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि उनकी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टेंडर कितनी बार निरस्त किया गया, क्यों किया गया? ये सिर्फ वसूली करने के लिए किया गया। बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे का हाल देख लीजिए क्या है, वसूली की वजह से सब स्थिति हुई है, खराब हुई है। समीर जी, दूसरी बात, आज बहस कर लो, टेंडर पर कर लेना किसी दिन, नौकरी पर कर लो पहले। अशोक जी, आज सोचने की जरूरत है कि आज 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में किस तरह से 19,000 पिछड़े दलितों का हक यही योगी सरकार लूट के बैठी थी। कब से? 2019 से। अब इतनी लाठी खाने के बाद और इतना संघर्ष करने के बाद ये जाके आज माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया। अगर ये पिछड़े दलित जाग के योगी सरकार को सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, आस्था जी, मैं वादा कर रहा हूं ये सरकार इसी तरह पिछड़े दलितों को हक और हकूक को रौंदती रहेगी अपने पैरों तले। आज सबसे बड़ी जरूरत है इस योगी सरकार को, आताताई सरकार को उखाड़ के फेंकने की जरूरत है, अगर पिछड़ों दलितों को अपना हक और हकूक लेना चाहते हैं तो। क्योंकि ये बेईमानी वाली सरकार है, वसूली वाली सरकार है, जातिवाद वाली सरकार। इससे बड़ी जातिवादी सरकार नहीं आज तक उत्तर प्रदेश जनता ने देखी। आपने देखा होगा 10 चलिए, जातियों की बात कौन कर रहा है इस पर जवाब जनता देगी। कौन जातिवादी है, कौन धर्म की राजनीति कर रहा है, इस पर जवाब जनता देगी, क्योंकि चुनावी मंच एक बार फिर से सामने है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। अभिमन्यु त्यागी जी, बीजेपी ने तो अपना फॉर्मूला साफ कर दिया, 9 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, 1 सीट पर आरएलडी लड़ेगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस और सपा के बीच से ऐसी कोई खबर नहीं निकली है। अब कहा यह जा रहा है कि आपकी डिमांड बड़ी हाई है, आप 5 सीटें मांग रहे हैं, पर सपा आपको देने के लिए तैयार नहीं। कोई सहमति बनी है या अभी भी पसोपेश की स्थिति है? आस्था जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए आस्था जी, कांग्रेस पार्टी 5 सीटें मांग रही है, लेकिन तय करने का काम आला कमान का है। जब बड़े नेता साथ में बैठेंगे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के, तो जो तय होगा उतनी सीटों पर हम साथ लड़ेंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि जनता चाहती है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना। जनता चाहती है कि जिस तरह से इनके झूठ, जुमले और साजिशें लगातार इनकी सरकार में देखी गई, उसको सबक सिखाने के लिए वोट देना चाहती है, इंडिया अलायंस को वोट देना चाहती है, और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। ठीक है, आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ेगी। ब्रिजेश शुक्ला जी, आप ही इस पर प्रकाश डालिए कि ठीक है, दोनों का अलायंस है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट बंटवारे पर अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है। ये इसके पीछे भी आप कोई रणनीति देख रहे हैं या अभी एक्सरसाइज पूरी नहीं हुई है? देखिए, बीजेपी जो गठबंधन का मामला है, एनडीए का जो मामला है, उन्होंने पहले साफ किया है कि वो के साथ इतनी सीट हम देंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है, भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक दावा किया था और उन्होंने एक भारी डिमांड रखी थी, वो पूरी हो नहीं सकती। तो अब बातचीत दोनों के बीच होगी। हमारे ख्याल से जो स्थितियां हैं वो समाजवादी पार्टी के बल पर, सपा की कृपा पर ही कांग्रेस यहां लड़ सकती है। अब वो कितनी सीटें देते हैं, जितनी सीटें, वो 5 सीटों की बात उन्होंने कही है अजय राय ने, वो सीटें नहीं दे सकती सपा। कारण है यदि देंगे तो फिर उनकी लड़ाई कमजोर होगी। तो ये सारा पेच है, इस पेच के कारण नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि एक, आपको लग रहा है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर बैकफुट पर आएगी? 5 सीटों की मांग उसने रखी है और लोकसभा चुनाव के बाद जाहिर सी बात है मनोबल काफी हाई है। उपचुनाव है, इससे ना किसी का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, ना किसी को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। आजमाना चाहेगी कांग्रेस खुद को?
देखिए, कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस जो आम चुनाव हुए थे 2022 के, उसमें उसे सिर्फ 2 सीटें मिली। कांग्रेस चाहती है कि थोड़ी स्थिति उसकी और ठीक हो, वैसे बहुत नहीं हो सकती, कारण कि तब उसे भारी असफलता हाथ लगी थी। अब वो चाहते हैं कि थोड़ी सीटें ज्यादा हो जाएं, कारण कि इस बार जो लोकसभा चुनाव में हुए हैं उसमें उसे सफलता मिली। लेकिन ये बात कांग्रेस को भी समझना होगा कि इसके पीछे जो है वो समाजवादी पार्टी रही है। समाजवादी पार्टी का अपना मजबूत जनाधार रहा है, कांग्रेस का भी आधार रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस अपने बल पर कोई कुछ करिश्मा कर सके। इसलिए समाजवादी कांग्रेस को ये समझना होगा उसके अपने दायरे क्या हैं, कितने सीटों पर लड़ सकती है। तो मुझे नहीं लगता है, मैंने फिर बता दिया कि अधिकतम 1 सीट, और बहुत ज्यादा है कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने बहुत कृपा कर दी तो 2 सीटें सहयोगी दल लोग दे सकते हैं। चलिए ठीक है, ये आपका आंकलन है। कुल मिलाकर तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है, ना सपा की तरफ से ना कांग्रेस की तरफ से, कि किसको कितनी सीटें जा रही हैं। राजेश पासवान जी हमारे बीच में, दलित चिंतक। उपचुनाव की बात करते हैं राजेश जी, तो यहाँ पर मायावती जी भी सभी जगह चुनाव लड़ रही हैं, चंद्रशेखर साहब की पार्टी भी सभी जगह चुनाव लड़ रही है। अभी चुनाव बड़े दिलचस्प है। अब ये INDIA ब्लॉक और भाजपा के बीच कौन कितनी सीटें जीतेगा, इस पर तो परसेप्शन है ही, और साथ ही साथ दलितों का मसीहा कौन है बड़ा, मायावती की तरफ दलित जा रहे हैं या चंद्रशेखर साहब का अपना दावा है दलितों को लेकर, इसको भी तय करेगा। और किसका खेल बिगड़ेगा, किसकी मदद होगी। वर्तमान दौर में दलित राजनीति पूरी तरह से बिखर चुकी है। दलित राजनीति का एजेंडा मेन स्ट्रीम से गायब हो चुका है। उसको फिर से लाने में बहन मायावती जी या चंद्रशेखर जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में नजर नहीं आता कि निकल के आएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इस समय एनडीए अलायंस जो है, एनडीए अलायंस पूरी तरह से हमेशा चुनाव के लिए बहुत रणनीतिक तरीके से लड़ाई करता है। इंडिया अलायंस अपने अंतर्विरोधों के कारण हमेशा वो कमजोर पड़ता है। तो रणनीति के मामले में एनडीए अलायंस अभी भी बहुत आगे है। इंडिया अलायंस कमजोर है, वो अपने अंतर्विरोधों को नहीं सुलझा पा रहा है, और उसके बरक्स मुझे लगता है कि दलित राजनीति के लिए प्रयास कर रहे हैं लोग। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय दलित राजनीति का एजेंडा पूरे राजनीतिक हाशिए से गायब है। कहने के लिए कोई दावा कर ले, लेकिन अभी भी मेनस्ट्रीम में जगह बना पाना मुश्किल है। उनको कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ेंगे। और जैसे अन्यथा न लीजिएगा, अक्सर दलित राजनेता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ते हैं, जबकि प्रयास करना चाहिए कि पहले आप एमएलए और एमपी तो जिताइए। ठीक है, जिस पार्टी के एमपी एमएलए भी नहीं है, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखता है। यह दलित राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। ठीक है, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। बड़ा बयान दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर, और कहा है कि अखिलेश यादव का खेल खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव में झूठ बोलकर अखिलेश यादव ने अपनी पंचर साइकिल में हवा भर ली थी, लेकिन अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल नष्ट होगी और साइकिल सैफई जाएगी। यह हमला बोला है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव जी का खेल खत्म हो चुका है। झूठ बोल करके उनकी साइकिल जो पंचर थी उसमें हवा भर लिया उन्होंने लोकसभा के 2024 के चुनाव में। अब साइकिल नहीं चलेगी, अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल भ्रष्ट होगी, साइकिल सैफई जाएगी। आपके लिए कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से कहा है कि ये इन अभ्यर्थियों की जीत है, अपनी सरकार के उस पर आप सवाल खड़े श्री अखिलेश यादव जी 2 धारी तलवार लेके चलते हैं, तो हम 4 धार की तलवार लेकर के चलते हैं। यादव जी, साइकिल पंचर होगी और सैफई जाएगी, कह रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये लोग जो है डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी, जो अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए, और वो दिल्ली और लखनऊ के बीच फुटबॉल बने हुए हैं। दिल्ली वाले मार रहे हैं किक, लखनऊ आ रहे हैं, लखनऊ वाले मार रहे हैं किक, दिल्ली जा रहे हैं। वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया है, फ्रस्ट्रेशन में इसी तरह बयानबाजी उनकी आती रहती है। तो इसमें हम लोग कोई इनका ऐसे लोगों का लोड नहीं लेते हैं। इनको पहली बार आपने देखा होगा इतिहास में कोई स्टूल मंत्री भी बना है। अगर कभी सर्च किया जाएगा हु इज स्टूल मंत्री इन यूपी गवर्नमेंट, तो सबसे पहले केशव मौर्य जी का नाम आएगा। तो ऐसे लोगों की बातों का इस उत्तर प्रदेश की जनता क्या जवाब देगी? समीर जी इस पर जवाब देना चाहते हैं, बोलिए समीर जी। हमें लगता है कि अशोक यादव जी अपना इतिहास भूल गए हैं। जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपने पिता को पार्टी से निकालते हैं, अपने चाचा को पार्टी से निकालते हैं, और जिनके यहाँ परिवार की पार्टी है वो निश्चित रूप से
जो जाति की पार्टी है, अपने यादव, सिर्फ 5 यादव उत्तर प्रदेश के अंदर, अशोक यादव प्रवक्ता है और 5 यादव सांसद है इनके, वो केशव मौर्य जी का अपमान करेंगे ही करेंगे, इनके सगल में है। ये सभी अति पिछड़ी जातियों का अपमान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार विकास कर रही है, तरक्की कर रही है और सभी समाज को लाभ मिले, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। 6.5 लाख सरकारी नौकरी, फिरकर पॉलिटिक्स पिछड़ों पर ही आ जाती है कि उसका असली मसीहा कौन है, आप लोग या भारतीय जनता पार्टी? इनकी सरकार में कितनी नियुक्तियां? मुझे ज्यादा नहीं कहना है, सिर्फ यही कहना है कि जब योगी सरकार को चीफ सेक्रेटरी बनाना होता है, वाइस चांसलर बनाना होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना होता है, डीएमएसपी बनाना होता है, तब उसको कौन दिखता है? समाज को 15% 5 आयोगों का चेयरमैन एक जाति का बनाया था अशोक जी। चुनाव आता है, अरे अशोक जी, अनिल यादव छेड़खानी के आरोपी को अनिल यादव समेत 4 आयोगों के चेयरमैन यादव बनाया था आपने। आज लगातार उनके भ्रष्टाचार की कहानियां सीबीआई ने जांच किया, लखनऊ में लाठियां खाई हैं, उसके बाद क्या हुआ? किसकी सरकार में था? ये आपकी सरकार में था। आरक्षण वापस नहीं की और अल्टीमेटली हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और 5 साल संघर्ष करने के बाद आस्था जी हाई कोर्ट से उनको न्याय मिला पिछड़े दलितों को। ये पिछड़ा दलित आज सोच रहा है कि ये योगी सरकार जब तक सत्ता में रहेगी तब तक उसको पैरों तले रौंदती रहेगी। इसलिए समाज का पिछड़ा दलित जागरूक हो गया है, इसीलिए इनको 33 और आगामी आप देखेंगे 10 विधानसभा चुनाव में योगी सरकार को अंडा मिलने जा रहा है, अंडा। और अंडा उबाल खाते हैं सरकार, जीरो पे जाने वाले और 10 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलने जा रही है। ठीक है, अभिमन्यु जी हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता अभिमन्यु जी, आज हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया और इस पर दोनों ही पार्टियां अपना अपना क्रेडिट ले रही हैं। समाजवादी पार्टी जो शुरू से कह रही है कि भाई ओबीसी का हित मारा गया था, बीजेपी कह रही है कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से नौकरी देते हैं, जैसा जो प्रोसीजर होगा उसको फॉलो किया जाएगा, कोई वसूली नहीं होगी। पूर्व की सरकारों में ये भ्रष्टाचार चरम पे था और उन्होंने तो 2 शीर्ष नेताओं के नाम ले दिए। आस्था जी देखिए, बिल्कुल साफ हो गया, माननीय हाईकोर्ट का निर्णय आया, बिल्कुल साफ हो गया, यानी अनियमितताएं थी और आरक्षण के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी झोल छोड़ देती है, चाहे नौकरियों की है, और ज्यादातर तो पर्चा लीक होता रहा इनके उसमें, तो नौकरियां देने के लिए जो इनकी नजरिया है वो बिल्कुल साफ जाहिर है कि नौकरियां ही नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं समाज में बंटवारा रहे, अगड़े पिछड़ों के तौर पे दलित पिछड़ा अगड़ा आपस में लड़ते रहे, ये समाज में बंटवारा पैदा करना चाहते हैं। और जो मेन मुद्दा है रोजगार देने का, उससे भटकाते हैं, उससे भटकाते हैं, रोजगार से भटकाते हैं। नौजवान नौकरी मांगते हैं तो लाठीचार्ज करवाते हैं, नौजवान अगर रोजगार मांगते हैं तो लाठीचार्ज करते हैं, किसान गन्ने का बकाया मांगता है तो आप लाठीचार्ज कराते हैं। कांग्रेस के चरित्र को उत्तर प्रदेश जानता है, आप गलत आंकड़ा पेश करते हैं, आप कहते हैं किसानों की आय दुगनी हो गई है, लेकिन दुगनी की जगह किसान आत्महत्या दर लगातार बढ़ती जा रही है। नौजवानों को आप अग्निवीर देते हो, नौजवान आपको दौड़ा लेते हैं चुनाव में, आप बाद में चुनाव में कहते हो अग्निवीर को हम चेंज करेंगे। ये इसका कारण ये रहा क्योंकि आप जनता से दूर रहे, आप सिर्फ सत्ता की मलाई खाते रहे, जनता ने आपको चुनाव में देखिए आपसी कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आरक्षण की बात कर रहे हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में तो मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को दे दिया गया आरक्षण जनरल कैटेगरी का। देखिए आस्था जी, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप कर्नाटक में अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, कांग्रेस के स्टैंड की बात होगी तो ये हर तरफ कहाँ क्या फैसला हो रहा है तो चर्चा में आएगा ही ना। मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो आप विरोध कीजिए, और अगर माननीय कोर्ट वहां हमारे निर्णय के खिलाफ जाती है तो हम उसको कबूल करते हैं, अपनी गलती मानते हैं, और यही नहीं हर जगह मानते हैं जहां जहां हमारी सरकारें रही हैं। लेकिन ये सिर्फ देश में एकमात्र ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, अगर इनके कहीं निर्णय के खिलाफ जाकर कोर्ट निर्णय देती है तो उस कोर्ट का भी ये कहते हैं। अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले समीर सिंह जी, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी भी अभी इस पर चिंतन करेंगे। केस में लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया अभिमन्यु जी, आपने तो साबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को हाई कोर्ट के अधिकारों को कम कर दिया। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, आपने देश में इमरजेंसी लगा दिया,
आप किसान को नहीं मानेंगे, आप जवान को नहीं मानेंगे, आप फौजी को नहीं मानेंगे, आप किसी को मानेंगे ही नहीं, सिर्फ अंबानी अडानी सिर्फ चंद पूंजीपतियों को मानेंगे। अब आप कहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट पर पहुंच गए? यहाँ रोजगार पर डिबेट हो रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती, उपचुनाव पर डिबेट हो रही है, रिजर्वेशन पर डिबेट हो रही है। आप कहाँ पहुंच गए इधर इंडस्ट्रियलिस्ट पर? पॉइंट पर रहिए, आप लोग पॉइंट पर रहिए। समीर जी आप जवाब दे रहे थे, एक एक करके आप दोनों बात रखिए, क्लैरिटी से बात रखिए, पता चलेगा कौन क्या कह रहा है। आस्था जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकसभा के अंदर साहबानो केस में किसने बदला? कांग्रेस पार्टी ने। इमरजेंसी देश में किसने लगाया? कांग्रेस पार्टी ने। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, हाई कोर्ट का फैसला आया, का चुनाव रद्द हो गया और इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के अधिकारों को कम करने के लिए देश के अंदर इमरजेंसी लगाया और कानून में संशोधन करके हाई कोर्ट के अधिकारों को कम कर दिया। तो संविधान के साथ मजाक किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, वो निरंतर नौजवानों को रोजगार दे रही। अभी हम 60,000 पुलिस की भर्ती करने जा रहे हैं, 6.5 लाख सरकारी नौकरी हमने दिया, महिलाओं को रिजर्वेशन भी दे रहे हैं। जिस नियुक्ति की बात ये कर रहे हैं उसमें भी 32,000 पिछड़ों को हमने नौकरी दी है। 32,000, 69,000 में 32,000 पिछड़ों को नियुक्ति दी है। और मैं फिर इस बात को कहता हूं कि जो भी हाई कोर्ट का फैसला है, कल शिक्षा विभाग की बैठक है, हम उसका मूल्यांकन करेंगे, हम उसका अध्ययन करेंगे और किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा, ये मैं भरोसा दिलाना चाहता। लेकिन ओम प्रकाश यादव से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, कि 2015-16 में 86 में से 56 पीसीएस अफसर एसडीएम यादव जाति के हुए थे। कौन सा पिछड़ों के साथ इन्होंने न्याय किया था? ठीक है, अशोक यादव जी जवाब दीजिए। की पर्ची पर नौकरी देते थे, लगता है जब आपकी सरकार थी, जब आपकी सरकार थी, बड़ा डोमिनेशन था एक खास सरनेम का, क्यों? समीर जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भरोसा मत कीजिए, गलत सूचना है आपकी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने ये सवाल विधानसभा के पटल पे रखा था। अरे आपको सूची दे देंगे यादव जी ने ओम प्रकाश जी, सूची दे दीजिए, सूची नहीं दे पाए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि साहबानो प्रकरण का नाम लेते। हाँ, सूची दे देंगे, आपको भी देंगे, अखिलेश यादव को भी देंगे। पीसीएस का रिजल्ट वेबसाइट पर है। ओम प्रकाश जी, 86 में से 56 यादव वेबसाइट पर। झूठ मत बोलो, बैठ के चैनल पर झूठ मत बोलो। समीर जी, उनको बात पूरी करने दीजिए, उनको बात पूरी करने दीजिए, मैं आपको अलग से टाइम दे दूंगी। 10 सेकंड अशोक जी पूरा कीजिए, फिर समीर जी। हाँ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। आपको याद होगा पिछले साल माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि जो इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पैनल में एलओपी, प्राइम मिनिस्टर और सीजेआई रहेंगे। इन्होंने अपने पॉकेट का इलेक्शन कमीशन बनाने के लिए सीजेआई को किससे रिप्लेस कर दिया? कैबिनेट मंत्री से। आज जो टीएन शेषन साहब के जमाने में जो चुनाव आयोग की साख बनी थी आस्था जी, आज जब चुनाव आयोग को जनता देखती तो कहती है गांधी जी के 3 बंदर जो पीसी कर रहे हैं। इतना मोदी सरकार ने इलेक्शन कमीशन को गांधी जी के एक बार फिर से वही आरोप, सब फिक्स है, वही आरोप फिर से विपक्ष का इलेक्शन कमीशन की। समीर जी आपका जवाब। नहीं आस्था जी, ओम प्रकाश जी इसका जवाब नहीं देंगे कि हाई कोर्ट पर हमला किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने। जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी। आतंकवादियों का मुकदमा किसने लिया था? समाजवादी पार्टी ने। आयोगों में सिर्फ यादवों की नियुक्ति किसने की थी? समाजवादी पार्टी ने। इनकी सरकार में नौकरियां बेची जाती थी, नौकरियों पर डाके पड़ते थे समाजवादी पार्टी के। सीबीआई जांच हुई और अनिल यादव जो छेड़खानी का आरोपी था, जो पात्र नहीं था, उसको इन्होंने यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया था। आस्था जी, इसका सवाल का जवाब ये क्यों नहीं देते? 4 आयोगों के चेयरमैन एक जाति विशेष के, यादव जाति के, और कोई जाति नहीं थी। आप लोगों के यहाँ तो गद्दार पैदा होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कितने गद्दार खोजिए आप कि जो देश की खुफिया जानकारी को पाकिस्तान को बेच रहे हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। आप लोगों के यहाँ आतंकवादी टाइप लोग क्यों होते हैं जो देश की जानकारी आईएसआई को बेचते हैं? इस पे आपको जानकारी देनी चाहिए देश को, प्रदेश। लास्ट 1 मिनट का वक्त मेरे पास बचा है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी,
ब्रिजेश शुक्ला जी, पार्टी है ये जो आरक्षण का मैटर है या शिक्षक भर्ती का मैटर है, महिला सुरक्षा का पूरा मुद्दा है, अब 10 सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। एक बार फिर से यहाँ पर जंग होगी और इस बार उदाहरण के साथ होगी, और सत्ता पक्ष और विपक्षी दल का गठबंधन एक परसेप्शन सेट करने की कोशिश करेगा, और मुद्दा दोनों के ही पास है, 69,000 शिक्षक भर्ती और हाल ही में हुए क्राइम अगेंस्ट वुमेन के 2 मामले कन्नौज और अयोध्या के। देखिए, ये जंग बड़ी तीखी होने जा रही है और ये चलेगी, कोई उपचुनाव तक केवल 10 सीटों का मामला नहीं है। अच्छा, अब ये 27 तक चलेगी और दोनों लोग अपने अपने आंकड़े रखेंगे। अभी विधानसभा में एक आंकड़ा आया था जो सुरेश खन्ना ने रखा था कि जो 69,000 भर्तियां हुई उसमें 32,000 अधिक तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो इस तरह के अब ये इनके अपने आंकड़े हैं, ये सब साबित करना पड़ेगा। कारण क्या है कि ये लड़ाई जो है कि साहब मैं ही हितैषी हूं, ये विरोधी हैं, ये चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन सरकार को भी इस बात को सोचना होगा, समझना होगा और सचेत रहना होगा कि जो कुछ हो पारदर्शी हो, क्योंकि नियुक्तियां अब आगे भी होने जा रही थी, पुलिस की नियुक्तियां होने जा रही हैं, तो ये लड़ाई चलेगी। जहां तक अन्य मुद्दे हैं जी, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इस बार जो है सारी लड़ाई एक मुद्दे पर सिमट रही है। हाँ, वो है सामाजिक न्याय। हाँ, सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में ये बहुत अहम हो जाएगा सभी पार्टियों के लिए कि एक बार फिर से जनता के बीच में जाना और उसको ये यकीन दिलाना कि सामाजिक न्याय में कौन किसके साथ खड़ा है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी हो या विपक्षी पार्टियां, सभी अपनी अपनी तैयारियों के साथ मैदान में उतर रही हैं, लेकिन इस बीच वार पलटवार भी लगातार जारी है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।